repeat action में लिखो it is designed to release one dose of drug initially and a second dose of drug at a later time लिख लिए सभी ने? डन। तो रिपीट एक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिपीट एक्शन में क्या कहते हैं कि फर्स्टली जब कोई पेशेंट एक डोज ले लेता है, मीन्स उसने अपनी मेडिसिन की एक टाइम की दवाई खा ली होती है, तो उसका जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट आता है वो कम से कम 3 या 4 घंटे तक रहता है। ये तो सभी को पता है कि जब हम टैबलेट लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आने के लिए, उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट आने के लिए कम से कम हाफ एन आवर लग जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट स्टार्ट होता है और वो कब तक रहता है? 3 से 4 घंटे के बाद रहता है। उसके बाद हमें सेकंड डोज प्रेफरेंस की जाती है कि आपको सेकंड डोज़ कब लेनी है। सेकंड डोज़ कम से कम 3-4 घंटे बाद लेनी है या फिर 5-6 घंटे का गैप भी डाल सकते हैं। ये हमें डॉक्टर डिसाइड करके बताता है कि हमें कितनी टाइम के बाद कितना टाइम इंटरवल गैप डालना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? सेकेंड डोज लेते हैं। तो हमने फर्स्ट डोज में और सेकेंड डोज में जितना टाइम इंटरवल या गैप लिया है, दैट इज़ दी कि वो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रही है। ठीक है, वो टाइम हमने किस लिए दिया है? डोज को रिलीज़ होने के लिए। हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें हमारी जो डोज होती है वो एब्जॉर्ब होती है जाके, और फिर वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे, पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ पे उसे क्या करना होता है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना होता है, वहाँ पे वो पहुँच के और अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज रिपीट एक्शन कि पहले हम वन ड्रग लेते हैं, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट रिलीज़ होता है, फिर उसके बाद हम डोज को रिपीट करते हैं ताकि अगले 6 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए फिर से वो इफ़ेक्ट फिर से शो हो हमारी बॉडी में। ठीक है, फाइनल ये समझ आ रहा है? ओके बेटा, नेक्स्ट लिखो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन में लिखो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, prolonged action of drug product is designed to release the drug slowly and to provide a continuous supply of drug over an extended period. Done? नोट डाउन कर लिया सभी ने?
फाइनल ईयर? यस मैम। ठीक है बेटा, बाकी रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं? फाइनल ईयर, नींद आ रही है सभी को? बेटा प्रोलॉन्ग्ड एक्शन में क्या होता है कि हम कोई जो मेडिकेशन ले रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी में स्लोली रिलीज़ हो, क्योंकि जितना स्लोली वो रिलीज़ होगी उतनी ही कॉन्टीन्यूसली उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आता रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीन्स उसका जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को जो मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्शन में कहते हैं कि कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ होगा ड्रग का, तो हमें ज़्यादा देर तक उस ड्रग का थेरेपेटिक इफ़ेक्ट मिलता रहेगा, उस दवाई का ज़्यादा देर तक असर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखो सस्टेन्ड रिलीज़। सस्टेन्ड रिलीज़, सस्टेन्ड रिलीज़ किसे कहते हैं? Write down a sustained release drug product. A sustained release drug product is designed I'm repeated again. A sustained release drug product is designed to deliver an initial therapeutic dose of drug followed by a slower and constant release of drug. Done? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है बेटा, तो सस्टेन रिलीज़ में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हम दवाई ले रहे हैं, ठीक है, उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमें उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपने टू डिलीवर एन इनिशियल थेरेपेटिक डोज, कि जो उसकी थेरेपेटिक डोज हो वो इजीली क्या हो जाए, हमारी बॉडी में डिलीवर हो जाए, यानी कि हमारे टिश्यूज़ में उसकी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाए। और फिर उसके बाद जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वहाँ से वो हमारी बॉडी से धीरे धीरे स्लोअर एंड कांस्टेंट रिलीज ऑफ ड्रग, मीन्स स्लोली भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, मीन्स आधे घंटे में या फिर 2 घंटे में। ऐसे क्या होता है कि पर्टिकुलर ड्रग का टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद ये जो ड्रग है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हो, चाहे वो स्वेटिंग के थ्रू हो, लेकिन उस टाइम के बाद जितनी हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है उसकी उतनी हो जाती है। और अपना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट शो करने के बाद जितनी एक्सटेंट दवाई होती है, ज़्यादा होती है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। उसे कौन करता है एक्सक्रीट आउट? इसमें हमारी हेल्प करती हैं किडनीज़। इसलिए कहते हैं कि कई जो मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हाई पावर की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो आपकी किडनीज़ होती हैं उसके रीअब्जॉर्प्शन पावर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर कॉन्स्टेंटली कोई पेशेंट है जो बहुत लॉन्ग टाइम से 5-6 साल से ऐसा कर रहा है तो उसके किडनी फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने देखा जो ओल्ड पेशेंट होंगे वो हाई पावर की मेडिसिन ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो किडनीज़ होती हैं वो उनको क्या करती हैं, फ़िल्टर नहीं कर सकती। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में मेडिसिन ले लिए तो उसको एक्सक्रीट करने में भी वो इतनी एनेबल नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसी डोज डिज़ाइन करनी है कि जिसकी क्वांटिटी भी सेफ़ हो और उसका जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है वो स्लोली हमारी बॉडी में रिलीज़ होता रहे। ठीक है, दैट इज़ नोन एज सस्टेन्ड रिलीज़। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये कुछ टर्म्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं कि कुछ टर्म्स होती हैं, तो उनको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे वन बाय वन। डन, लिख लिया सभी ने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम? निशांत, पीयूष, शाहरुख, बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो आप? पीयूष, लिख लिया मैम। सो रहा मैम ये। बच्चे नोट्स आपको कोई फ़ोटो क्लिक करके नहीं भेजेगा, जो नोट्स आपको ऑनलाइन क्लासेस में लिखवाए जा रहे हैं वही आप नोट डाउन कर लो तो बेटर होगा, ठीक है? डन, इसमें लिखो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम is the one which is the one which delivers drug only to its sites of action and not to the non-target and not to the non-target organs or tissues. Done? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो हम मेडिसिन देते हैं या इसके अंडर जो ड्रग्स आती हैं बेटा, वो वही ड्रग्स होती हैं जहाँ पे हम पर्टिकुलर साइट पे चाहते हैं कि उसी रिसेप्टर पे जाके या उस टिश्यूज़ पे जाके या उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके वो अपना इफ़ेक्ट शो करे, तो वो उसी पर्टिकुलर ड्रग वो है उस साइट पे पर्टिकुलर साइट पे जाके अपना एक्शन शो करती है, ना कि जहाँ पे हम नहीं चाहते, जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, तो वहाँ पे जाके वो एक्ट नहीं करेगी। मीन्स कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स डिज़ाइन की जाती हैं वो क्या होती हैं? टारगेटेड ड्रग होती हैं। मीन्स उनका टारगेट पहले से ही फिक्स होता है कि उनका जो साइट ऑफ एक्शन होगा वो किस साइट पे जाके एक्ट करेंगी, वो पर्टिकुलर पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रैशनले, स्पेलिंग है RATIONALE, RATIONALE, रैशनले ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आई थिंक आपका फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। रैशनले ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डन, हेडिंग लिख ली सभी ने? ठीक है बेटा, इसमें लिखो द बेसिक rationale of a controlled drug delivery system. The rationale of a controlled drug delivery system is to optimize मीन्स हम जो रैशनली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं? क्या ऑप्टिमाइज़ करना है हमें कि वो जो ड्रग हम ले रहे हैं उसके फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टर्स कैसे हैं,
फार्माकोडायनेमिक कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। इन तीनों चीज़ों को कि और इनमें भी फर्दर पार्टीशंस है कि उसका डिफ्यूज़न कैसे होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, ठीक है, उसका एरिया अंडर द कर्व कैसा होगा, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कैसा होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन पैरामीटर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके कोई पर्टिकुलर ड्रग इस CDDS के अंडर आती है। तो रैशनल मीन्स क्या डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। कहाँ तक लिखा आपने, इज़ टू ऑप्टिमाइज, यहाँ तक लिख लिया सभी ने, इज़ टू ऑप्टिमाइज the physicochemical comma pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of a drug in such a way that its utility is maximized through reduction in side effects and cure of control of condition in shortest possible time by using smallest quantity of drug administered by most suitable route. Done? Yes, ma'am. बाकी बच्चे कहाँ हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो रैशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी ड्रग के उसके फिजिको-केमिकल, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स को यूज़ कर सकें, उनके बिहाफ पे कोई भी ड्रग है उसको मैन्युफैक्चर कर सकें। क्यों? ताकि ड्रग का जो है ड्यूरेशन इफेक्ट ज़्यादा हो, थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा हो और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, उसका प्रोलॉन्ग्ड एक्शन हो और कम क्वांटिटी में ड्रग ली जाए, ठीक है, और उसको जिस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो बहुत इजी हो, तो और कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत कम हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रैशनली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ड्रग जो है किस किस बेस पे तैयार होती है, उसके फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स पे और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स के बिहाफ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिको-केमिकल कैरेक्टर्स की। हेडिंग डालो, फिजिको-केमिकल कैरेक्टर्स। फिजिको-केमिकल कैरेक्टर्स।
इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो सॉल्युबिलिटी, फिर इसको केमिकल कैरेक्टर्स के अंडर फर्स्ट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी। अब फाइनल ईयर हो आप, फाइनल ईयर बताओ सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट डालती है किसी ड्रग पे, टेल मी। निशांत, निशांत यस मैम। बताओ बेटा, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट पे क्या कैसे इफेक्ट डालती है? मैम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट। क्या बोल रहा हूँ? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट। सॉल्युबिलिटी होगी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और मैम उसकी साइट ऑफ एक्शन मैम सॉल्युबल हो गया। साइट ऑफ एक्शन मैम लिपिड, हाँ हाँ लिपिड सॉल्युबल या हाइड्रोफोबिक, इसकी जो मैम प्रॉपर्टी होगी ड्रग की। बच्चे प्रॉपर्टीज़ है, मैं ही पूछ रही हूँ सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट डालती है उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट पे? सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट डालेगी? आपकी ड्रग जो है जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उतना ही जल्दी आपके स्टमक में, आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होगा ना। आपने देखा है कि कोई भी जो ड्रग है वो उसके पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करता है कि जितना फाइन पार्टिकल होगा उतनी ही जल्दी वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स बड़े साइज़ के होते जाएंगे, मीन्स ऐसे फाइन पाउडर स्मूथ पाउडर होता है, फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स होता है, ऐसे स्मूथ होता है टेल्कम पाउडर लाइक, ठीक है। फिर उससे साइज़ बड़ा होता है तो कोर्स लाइक पाउडर्स आ जाते हैं, फिर उसके बड़े क्रिस्टल साइज़ में आ जाते हैं, फिर इतने बड़े साइज़ के होते हैं। तो आप क्या करते हो, कंपेयर करके देख सकते हो कि किसका ज़्यादा जो है जल्दी कौन सा सॉल्युबल होगा पानी में। तो सबसे फाइन वाला मीन्स साइज़ ऑफ रिडक्शन, ठीक है, यानी कि आपकी टैबलेट के जो है जितना फाइन पाउडर होगा वो उतनी ही जल्दी सॉल्युबल होगा, जितना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा वो आप उसे क्या करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, डिस्प्रिन लेते हो आप, ठीक है। डिस्प्रिन आप क्या करते हो, 1 ग्लास ऑफ वाटर में डालते हो, वो सॉल्युबल हो जाती है, आप सोल्यूशन लेते हो, ठीक है, और वो उतनी ही जल्दी अपना एक्शन शो करती है। कोई भी ड्रग जब तक वो हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन में जहाँ पे उसकी डिग्रेडेशन होती है, वहाँ पे जब तक वो फुली सॉल्युबल नहीं हो जाती तब तक वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। मीन्स कोई भी आपकी मेडिकेशन है उसका सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि ये नहीं है कि कोई भी ऑयली बेस्ड प्रेपरेशंस भी होती हैं लेकिन वो क्या करती हैं, वो मसल्स में एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन जो क्या होती हैं वाटर सॉल्युबल फॉर्म वाले ड्रग्स होती हैं उनका जो है साइज़ मैटर करता है। जितना साइज़ कम होगा, मीन्स साइज़ रिडक्शन बहुत कम होना चाहिए, साइज़ रिडक्शन साइज़ पार्टिकल्स का बहुत कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतनी ही जल्दी सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अगर मीन्स आपकी जो ड्रग है, आपने जो ड्रग ली है वो आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है तो वो क्या करेगी, वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देने के बजाय ना टॉक्सिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगी और आपकी बॉडी में बहुत देर तक पड़ी रहेगी और किडनीज उसे एक्सक्रीट भी नहीं कर पाएंगी। तो उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बहुत मैटर करती है आपकी बॉडी में। राइट डाउन, drug should be in the form of solution. Drug should be in the form of solution. आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, सोल्यूशन की फॉर्म में। मार्केट में जनरली आती हैं टैबलेट्स आती हैं एसिडिटी के लिए, ठीक है, कुछ च्यूएबल भी आती हैं कि ऐसे ही आप मुंह में डाल के च्यूएबल करते रहो, कुछ डाइजिन की टैबलेट्स भी आती हैं और आपने देखा मार्केट में इनो भी आता है। तो फास्टली इफेक्टिव कौन है, इनो या टैबलेट? इनो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में और आप क्या करते हो, उसका वो जो इनो वाला पानी है वो पी लेते हो और जल्दी से उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपकी जो ड्रग है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, सोल्यूशन फॉर्म में होनी चाहिए। ड्रग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एट
at site of absorption, so pre-formulation phase is necessary to determine a drug solubility, not only in water but also at various pH values, तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि प्री फॉर्मुलेशन फेजेस बहुत ज़रूरी हैं। प्री फॉर्मुलेशन मीन्स आपने जो फॉर्मुलेशन बनाई है, कोई भी मेडिकामेंट बनाई है, ठीक है, उसको तैयार करने से पहले आपने उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। सिर्फ वाटर में नहीं, किस में चेक करनी है, डिफरेंट पीएच लेवल पे भी। क्यों? क्योंकि पीएच लेवल बहुत मैटर करता है। पीएच बहुत कम होगी तो वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अगर वो 7 तक उसकी पीएच हुई तो वो न्यूट्रल रहेगा। अगर पीएच जो है 7 to 14 तक वेरी कर गई तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अल्कलाइन कंडीशंस में क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि आपका जो स्टमक का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन इन नेचर हो जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो गया तो क्या होगा, आपका फूड डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके फूड को डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर जो है एसिड और बेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी के जो अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं, जो आपने जैसे कि पाथवेज पढ़ते हो आप, सिट्रिक एसिड साइकिल है, यूरिया साइकिल है, ये सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, डिफरेंट आयंस की प्रेजेंस में होते हैं, और वहाँ पे एसिड और बेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है बच्चे? फाइनल ईयर? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। डिफ्यूज़न, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सेकंड पॉइंट है डिफ्यूज़न। इसके अंदर लिखो मोस्ट ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड across membrane by passive diffusion 45% of all drugs follow this pathway of transport. Done? फाइनल ईयर लिख लिया सभी ने? ठीक है बेटा, तो डिफ्यूज़न में क्या कहते हैं कि जितनी भी आपकी ड्रग्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, मींस अपने साइट ऑफ एक्शन पे या ईच टिश्यूज़ के पास जा रही हैं, तो वो कैसे जाती हैं, पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू। पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपकी जो टिश्यूज़ होते हैं अंदर, ठीक है, वो
एक्ट करते हैं लाइक एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन उनमें क्या होता है कि वहाँ पे कैसे पैसिव डिफ्यूज़न कैसे होता है कि आपकी जो ड्रग आपने बॉडी में अंदर ली है, ठीक है, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऐसे डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर बैलेंस होता है, हमेशा जो आयंस होते हैं वो जो लो कंसंट्रेशन वाले होते हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन वाले आयंस की तरफ ही मूव ऑन करते हैं। तो ये जो डिफ्यूज़न होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, दैट इज़ नोन एज पैसिव डिफ्यूज़न। और ये सिर्फ इसीलिए होता है कि जो आयंस हैं वो बैलेंस हो जाएं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बेसिक एनवायरनमेंट भी नहीं होना चाहिए। उसी को बैलेंस करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस करने के लिए पैसिव डिफ्यूज़न हमारी बॉडी में अल्टीमेटली नेचुरली प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूज़न। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? फाइनल ईयर। यस मैम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको ये टॉपिक ऐसे ही समझ आ गया है ना जनरली, तो आपको कुछ भी इसमें से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लिख सकते हो। थ्योरी पोर्शन को याद करने वाली चीज़ नहीं होता अगर आपको समझ आ जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। फाइनल ईयर, बस आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं, ये हेडिंग्स पढ़नी होती हैं कि फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स के अंडर कौन कौन से हेडिंग्स हैं। फर्स्ट वन सॉल्युबिलिटी, सेकंड वन डिफ्यूज़न, थर्ड वन मॉलिक्यूलर वेट। तो इनमें क्या मैटर लिखना है ये तो अगर आपको समझ आ गया ना, आप खुद ही लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट में लिखो ड्रग्स विद लार्ज molecular size, drugs with large molecular size are poor candidates for oral controlled release system, तो क्या मीनिंग है इस पॉइंट का? मॉलिक्यूलर वेट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पार्टिकल का साइज़ जितना बड़ा होगा उसका डिसोल्यूशन उतना ही कम होगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपका जो सॉल्ट फॉर्मुलेशन है, आपकी टैबलेट जिस सॉल्ट से बनी है, उस सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो जितने ज़्यादा बड़े साइज़ के होंगे उतने ही ज़्यादा वो क्या हैं, पुअर कैंडिडेट हैं। किस पर्पस के लिए? ओरल कंट्रोल्ड के लिए, मीन्स ओरली लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा वो उतनी जल्दी सॉल्युबल होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा पार्टिकल का आपके सॉल्ट का उतनी ही देर में क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा। जितनी देर में वो सॉल्युबल होगा उसके बाद उसका थेरेपेटिक इफेक्ट होगा आपकी बॉडी में। इसलिए जो टैबलेट है आपके स्टमक में जाती है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लेती है वो अपना असर दिखाने के लिए। कभी आप कोई टैबलेट खाते हो तो आप कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि आपने टैबलेट कब खाई थी और उसका असर कब होना शुरू हुआ है। कई बार आप हेडेक की कोई टैबलेट लेते हो, पैरासिटामोल लेते हो, कॉम्बीफ्लैम लेते हो, ठीक है, एनाल्जेसिक कोई भी टैबलेट लेते हो, एस्प्रिन, डेस्प्रिन, तो आप ऑब्जर्व नहीं करते कि कितनी देर बाद आपको असर हुआ है, कितनी देर बाद रिलीफ मिला है। तो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल साइज़ पे। पार्टिकल साइज़ हमेशा बहुत कम होना चाहिए ताकि उसका जो है वो डिज़ोल्यूशन जल्दी डिज़ोल्व हो हमारी बॉडी में। आपने कई बार देखा है कि जो डाइजीन वगैरह है, एसिडिटी की जो मेडिसिन आती है, डाइवोल वगैरह मार्केट में, वो सस्पेंशन फॉर्म में आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट, क्योंकि वो सस्पेंशन फॉर्म में है। सस्पेंशन फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं साल्ट्स के, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्या होते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में सस्पेंडेड होते हैं और वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, और हमें इजीली एसिडिटी से या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। एम आई क्लियर टू फाइनल ईयर? समझ आ रहा है किसी को? नेक्स्ट बेटा लिखो PKA। इसमें लिखो द नॉन आयनाइज्ड
the non ionized moiety is usually lipid soluble, whereas ionized moiety is not lipid soluble, enough to permit permeation. Done? Yes, ma'am. तो pKa वैल्यू बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके जो ड्रग्स हैं pKa में हम क्या कंफर्म करते हैं कि वो आयनाइज्ड है या नहीं है। आयनाइज्ड का मतलब चार्ज होता है। आपने डिफरेंट आयंस देखे होंगे, जैसे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज होते हैं बच्चे, हम कोई भी ड्रग लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो आप एसिडिटी के लिए सस्पेंशन लेते हो उसमें क्या होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या इजीली वही रहते हैं हमारी बॉडी में जाके? नहीं, वो सस्पेंशन फॉर्म जो है हमारे स्टमक में जाके, इंटेस्टीन में जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट होगा आयंस की फॉर्म में? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ और OH नेगेटिव। तो हम ऐसे चार्ज की बात कर रहे हैं कि जो जिन आयंस के ऊपर चार्ज नहीं है, मीन्स नॉन आयनाइज्ड मोइटी हैं, वो हमेशा कहाँ किस में सॉल्युबल होंगी? जाके लिपिड सॉल्युबल में। मैंने आपको बताया कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगी, मीन्स वो आपकी क्या है, मसल्स में जाके डिज़ोल्व होंगी। वो बहुत देर तक आपकी बॉडी के अंदर रहती हैं और स्लोली रिलीज़ होती हैं। कई बार आप इंजेक्शन लगवाते हो इंट्रामस्कुलरली, आपने देखा वो एरिया कैसे ब्लैक एरिया हो जाता है और बहुत पेनफुल होता है वो इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलरली होता है। फाइनल ईयर पता है सभी को? पता है सभी को? Yes, ma'am. तो बच्चे वहाँ पे जो नॉन आयनाइज्ड मोइटी होती है वो यूजुअली क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है, और जो आयनाइज्ड होगी वो हमेशा वाटर सॉल्युबल होती है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उनके चार्ज पे डिपेंड करता है, उनके आयनाइजेशन फॉर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको कैमरा स्विच ऑन कर देती हूँ, ये 2 इक्वेशंस लिख लो, सभी नोट डाउन कर लो इन इक्वेशंस को। These are the equations for ionized acidic drugs and basic drugs. क्लियर है सभी को? फाइनल ईयर दिखाई दे रहा है? No, ma'am. No, ma'am. नाउ Yes, ma'am. Hold now. आप दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, ma'am. बच्चे नोट डाउन कर लो इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन नोट कर लो। Yes, ma'am. सभी ने लिख लिया? हो गया मैम?
ओके बेटा, दोनों लाइंस। दिस इज द परसेंट आयनाइज्ड फॉर एसिडिक ड्रग, कि हमें कोई भी ड्रग वो आयनाइज्ड है लेकिन उसका नेचर कैसा है, एसिडिक ड्रग का। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दीज आर द इक्वेशंस फॉर द कैलकुलेशन। 100/1 प्लस एंटीलॉग pKa माइनस pH, जितनी उसकी pH होगी, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज आयनाइज्ड बेसिक ड्रग्स, जिनका नेचर जो होता है बेसिक नेचर की ड्रग होती हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 100/1 प्लस एंटीलॉग pH, कि उसका कितना pH है। pKa इज द कांस्टेंट फॉर एसिडिक। pKa का मतलब होता है कांस्टेंट फॉर दी एसिडिक ड्रग्स। डन। यहाँ तक कर लिया सभी ने, बी फॉर्म फाइनल ईयर।